क्या आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते? क्या आपका ध्यान हर नोटिफिकेशन की तरफ भागता है? क्या आप भी लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर हो गए हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अमन की उस दिलचस्प और प्रेरणादायक जर्नी पर, जहां उसने सीखा क्या करना है से ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या नहीं करना है। ये कहानी प्रेरित है रोल्फ डोबेली की अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताब द नॉट टू डू लिस्ट से, और ये वीडियो पेश कर रहा है आपका अपना चैनल कोर ऑफ बुक्स, जहां मैं रोहन आपके लिए लाता हूं किताबों की गहराई से निकली जिंदगी बदलने वाली कहानियां। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप भी एक ऐसी आदत छोड़ दें जो आपकी तरक्की को रोक रही है। चैप्टर 1, डोंट रीड द न्यूज। अमन एक 27 साल का एम्बिशियस लड़का था जो दिल्ली के एक एटी कंपनी में एनालिस्ट की नौकरी करता था। उसका सपना था जल्दी प्रमोशन पाना, कुछ बड़ा अचीव करना और दुनिया में कुछ मीनिंगफुल करना। लेकिन एक दिक्कत थी, हर दिन की शुरुआत ही उलझनों से होती थी। सुबह 6 बजे की अलार्म के बाद वो सबसे पहले न्यूज ऐप खोलता, ट्विटर चेक करता, अखबार पढ़ता और फिर चाय पीते हुए न्यूज चैनल की हेडलाइन सुनता। हर खबर या तो डर पैदा करती थी या गुस्सा। कहीं युद्ध की बातें, कहीं इकोनॉमिक क्रैश की आशंका, कहीं जॉब लॉसेस की खबरें और कभी किसी सेलिब्रिटी की बेतुकी कंट्रोवर्सीज। अमन को लगता था कि इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जितनी ज्यादा खबरें वो पढ़ता था उतना ही उसका मन बेचैन और फोकस कमजोर होता जा रहा था। एक दिन ऑफिस में इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन था, लेकिन सुबह की न्यूज देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। किसी जगह पर ब्लास्ट हुआ था, मन डिस्टर्ब हो गया और मीटिंग के दौरान वो ठीक से बोल नहीं पाया। उस दिन बॉस ने कहा, अमन, यू आर कैपेबल बट योर फोकस इज मिसिंग। ये बात दिल पर लग गई। रात को घर आकर उसने सोचा, क्या मैं वाकई जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन कर रहा हूं? उसी दिन उसे एक किताब मिली, द नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली। एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, न्यूज इज टू द माइंड व्हाट शुगर इज टू द बॉडी। अमन ने तय किया, अब एक हफ्ते तक बिना न्यूज के जीकर देखूंगा। शुरुआत मुश्किल थी। हर सुबह जैसे आदत बन चुकी थी, मोबाइल हाथ में लेकर स्क्रॉल करना। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने उस टाइम का इस्तेमाल जर्नलिंग में किया, अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट करने में किया और थोड़ी देर वॉक पर जाने में। तीसरे दिन ही उसने महसूस किया कि उसका माइंड हल्का लग रहा है और आइडियाज ज्यादा क्लियर आने लगे हैं। अब अमन की मॉर्निंग्स पीसफुल होती थी। नो मोर पैनिक, नो मोर माइंडलेस स्क्रॉलिंग, नो मोर नेगेटिव एनर्जी। एक हफ्ते बाद उसकी परफॉर्मेंस ऑफिस में सुधरने लगी। प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट हो गए, क्लाइंट से तारीफ मिली और सबसे जरूरी, उसे खुद से संतोष होने लगा। आज अमन हर किसी को यही सलाह देता है, अगर तुम सच में समझदार बनना चाहते हो तो हर दिन न्यूज मत पढ़ो, डीप नॉलेज लो, सरफेस नॉइज से दूर रहो। चैप्टर 2, डोंट मल्टीटास्क। अमन अब ऑफिस में 2 साल पूरे कर चुका था। उसकी पहचान एक हार्ड वर्किंग, शार्प और हमेशा एक्टिव इंसान के तौर पर बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। अब उसकी टेबल पर हमेशा 2 लैपटॉप खुले रहते, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में कॉफी, और कानों में ब्लूटूथ लगा होता। वो समझता था कि ये स्मार्ट वर्किंग है, मल्टीटास्किंग से ज्यादा आउटपुट निकलेगा। सुबह की मीटिंग में वो एक्सेल खोलकर क्लाइंट की रिपोर्ट बना रहा होता, साथ ही एक एचआर मेल का जवाब ही दे रहा होता। जूम कॉल पर रहते हुए व्हाट्सएप मैसेज भी करता और बीच बीच में लिंक्डइन स्क्रॉल करता। उसे लग रहा था कि वो एफिशिएंटली सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन उसकी बनाई हुई एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में बड़ी गलती पकड़ी गई। क्लाइंट नाराज हो गया और बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है अमन, यू डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम। वो चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। उसे खुद पर गुस्सा भी आया और शर्म भी। घर आकर उसने इंट्रोस्पेक्ट किया, क्या मैं वाकई एक साथ बहुत कुछ कर रहा हूं और कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा? उसी रात उसने फिर से उठाई अपनी नई किताब द नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली
और एक लाइन पढ़ी जो उसे सीधी दिल में लगी। मल्टीटास्किंग इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर, इट्स अ रेसिपी फॉर मीडियोक्रिटी। उसने तय कर लिया, अब वो मल्टीटास्किंग बंद करेगा और एक समय में एक ही काम करेगा। अगले दिन से उसने रूल्स बनाए। लैपटॉप पर एक ही टैब, मोबाइल साइलेंट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया दोपहर में केवल एक बार, हर काम के लिए डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक। शुरुआत में वो बार बार मोबाइल की तरफ देखने लगता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उसका माइंड शांत होने लगा। उसने देखा कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, एरर्स कम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सैटिस्फैक्शन वापस आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन में जहां पहले वो नर्वस होता था, अब उसने कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट डिफेंड किया। मीटिंग के बाद बॉस ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, वेलकम बैक अमन, यू आर फाइनली वर्किंग लाइक योर रियल सेल्फ। अमन को समझ में आ चुका था, मल्टीटास्किंग एक धोखा है, डीप फोकस ही असली वेपन है। चैप्टर 3, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। अमन अब अपने करियर के उस मोड़ पर था जहां हर किसी से हाँ सुनना उसे अच्छा लगता था और हर किसी को हाँ कहना उसका स्वभाव बन गया था। उसे लगता था कि अगर वो सबको खुश रखेगा तो सब उसे पसंद करेंगे और रास्ते आसान हो जाएंगे। ऑफिस में जब कोई भी नया काम आता तो वो सबसे पहले बोल पड़ता, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। भले ही उसके पास पहले से 3 डेडलाइन हो, लेकिन ना कहना उसे कमजोरी लगती थी। शाम के 7 बजे जब बाकी लोग ऑफिस से जा चुके होते, तब भी अमन अपनी टेबल पर बैठा क्लाइंट्स के मेल के जवाब दे रहा होता, सहकर्मियों के पेंडिंग टास्क्स भी वही कर रहा होता। बाहर से देखो तो ऐसा लगता था कि वो कंपनी का सबसे डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, लेकिन अंदर से वो थका हुआ, चिड़चिड़ा और अनक्लियर था। एक दिन उसकी दोस्त नीलिमा ने पूछा, तू इतना सब क्यों करता है अमन? सबकी प्रॉब्लम तुझे ही क्यों सॉल्व करनी है? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, बस अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं यू सेव्ड मी टुडे। नीलिमा ने चुपचाप उसे एक किताब थमाई, द नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली। अमन ने उस रात किताब का एक हिस्सा पढ़ा और ठहर गया। ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन इज द फास्टेस्ट वे टू लूज योरसेल्फ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बोझ में खुद को भूल चुका हूं? अगले दिन से उसने एक नई पॉलिसी अपनाई, हर काम को पहले इवैल्यूएट करेगा। क्या ये मेरा काम है? क्या ये मेरे गोल्स को सपोर्ट करता है? जब एक कोलीग ने फिर से कहा, भाई मेरी रिपोर्ट बना देना, तू तो एक्सपर्ट है, तो अमन ने पोलाइटली जवाब दिया, इस बार शायद नहीं कर पाओ, मेरे खुद के डिलीवरेबल्स पेंडिंग हैं, बट आई कैन गाइड यू। पहली बार उसे ना कहने में गिल्ट नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस हुई। धीरे धीरे वो सिलेक्टिव हो गया। अब वो वही काम करता था जो उसकी ग्रोथ से जुड़ा हो, और बाकी लोगों ने भी उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। अब लोग उसे सिर्फ हेल्पफुल ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन भी मानने लगे। चैप्टर 4, डोंट बी अवेलेबल ऑल द टाइम। अमन अब ऑफिस और घर दोनों में एक ही बात के लिए जाना जाने लगा था, वो हमेशा अवेलेबल है, दिन हो या रात, वीकडे हो या संडे। अगर किसी को कुछ चाहिए होता तो अमन सबसे पहले जवाब देता। उसके फोन की रिंगटोन और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस कभी बंद नहीं होते थे। रात 11 बजे क्लाइंट का मैसेज आए तो भी यस सर, ऑन इट। फैमिली ग्रुप में कोई जरूरत हो तो सबसे पहले आई विल मैनेज, और दोस्तों का सडन प्लान हो तो चलो आ रहा हूं। वो प्राउड महसूस करता था कि वो हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद है, लेकिन उसका खुद के लिए समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन ऑफिस में बैक टू बैक 3 मीटिंग्स के बाद वो थक कर अपनी सीट पर बैठा। तभी स्लैक पर मैसेज आया, अमन, अर्जेंट इनपुट नीडेड। उसने जवाब भेज दिया, लेकिन उसी समय उसका सिर तेज दर्द करने लगा। वो वॉशरूम में गया और खुद से एक सवाल किया, क्या मैं खुद को खोता जा रहा हूं? क्या मैं किसी के भी नो रिस्पॉन्स का हकदार नहीं हूं? रात को घर आकर उसने फिर से अपनी वही किताब उठाई, द नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली। उसने एक लाइन पढ़ी जो उसकी आंखें खोल गई, इफ यू आर ऑलवेज अवेलेबल यू आर नेवर फुली प्रेजेंट। अमन समझ गया कि उसकी अवेलेबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी थी। अगले दिन से उसने कुछ नियम बनाए। मोबाइल पर हर ऐप का नोटिफिकेशन बंद, व्हाट्सएप और ईमेल्स 2 फिक्स स्लॉट्स में, रात 9 बजे के बाद नो रिस्पॉन्स पॉलिसी, वीकेंड्स का कुछ टाइम सिर्फ खुद के लिए।
शुरुआत में उसे गिल्ट हुआ। कुछ दोस्त बोले, बदला बदला लग रहा है तू। लेकिन 2 हफ्तों में ही अमन ने महसूस किया कि उसका माइंड शांत हो गया है, स्लीप बेटर हुई है और वो हर काम में ज्यादा प्रेजेंट और अलर्ट महसूस करता है। अब जब कोई उससे कहता है, तू तो हमेशा मिल जाता था, अब इतना अनअवेलेबल क्यों, तो वो मुस्कुराकर कहता है, अब मैं खुद के लिए अवेलेबल हूं। चैप्टर 5, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अमन ने हाल ही में 28वां जन्मदिन मनाया था। केक था, दोस्तों की विशेष थी, लेकिन एक हल्का सा खालीपन था उसके भीतर। उसने अपने ही बर्थडे पर इंस्टाग्राम खोला और देखा कि उसका कॉलेज फ्रेंड रचित अब न्यूयॉर्क में है। फोटोज ऑफ लग्जरी ऑफिस, एक्सपेंसिव वॉचेस और कैप्शन लिविंग द ड्रीम। उसने स्क्रीन बंद की, लेकिन मन वही अटक गया। मैं कहां हूं और वो कहां पहुंच गया। उस दिन के बाद अमन के दिमाग में एक इनविजिबल रेस शुरू हो गई। अब हर सुबह वो लिंक्डइन चेक करता, हर पोस्ट पर खुद की अचीवमेंट से तुलना करता। उसे 2 प्रमोशंस मिल गए और मुझे अभी एक भी नहीं। वो ट्रैवल कर रहा है और मैं स्टक हूं। ये कंपैरिजन धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ को खा रहा था। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उसका कंसंट्रेशन टूट गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, आई फील लाइक आई एम लूजिंग बट आई डोंट इवन नो व्हाट द गेम इज। रात को उसने फिर से अपनी भरोसेमंद किताब उठाई, दी नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली, और पढ़ा, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, लाइफ इज नॉट अ रेस एंड अदर्स आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स। उस लाइन ने उसे रोक दिया। उसने गहराई से सोचा, जिसे मैं सक्सेस मान रहा हूं, शायद वो उसके लिए भी प्रेशर है। क्या मैं अपनी जर्नी को दूसरों के माइलस्टोन से माप रहा हूं? अगले दिन से उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स। ना इंस्टाग्राम, ना लिंक्डइन, सिर्फ खुद और अपनी पेस। उसने फोकस किया अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपनी ग्रोथ ट्रैक करने पर, हर दिन का एक स्मॉल विन नोट करने पर। 1 हफ्ते बाद उसे फर्क महसूस हुआ। अब कंपैरिजन नहीं, अप्रिशिएशन आने लगी थी खुद के लिए। अब जब वो सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज देखता है तो इंस्पायर होता है, लेकिन खुद को उससे कम नहीं समझता। अमन अब खुद से कहता है, सक्सेस का कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है और मेरी जर्नी यूनिक है। चैप्टर 6, डोंट एम फॉर परफेक्शन। अमन को बचपन से एक बात सिखाई गई थी, या तो काम परफेक्ट करो या मत करो। ये आदत अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी थी। ऑफिस में कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी हो, वो उसे बार बार चेक करता, रिवाइज करता, फोन्स तक बदलता जब तक उसे परफेक्ट न लगे। ब्लॉग लिखता पर कभी पब्लिश नहीं करता, लगता कि अभी कुछ कम है। न्यू प्रोजेक्ट शुरू करता पर बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि शुरुआत परफेक्ट नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसके काम में डिले बढ़ने लगा, डेडलाइंस मिस होने लगी और सेल्फ डाउट हर दिन का हिस्सा बन गया। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, अमन, यू आर टैलेंटेड बट योर परस्यूट ऑफ परफेक्शन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डिलीवरिंग। वो लाइन अंदर तक चुप गई। रात को घर आकर उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें कई आइडियाज थे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। कुछ आधे प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट्स, कुछ ब्लॉग आउटलाइंस, कुछ पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स, सभी इनकम्प्लीट, सब परफेक्ट नहीं थे। उसने वहीं पर एक सवाल लिखा, क्या मैं परफेक्शन के नाम पर अपनी प्रोग्रेस रोक रहा हूं? उसी रात उसके हाथ में फिर से वही किताब आई, दी नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली, और एक पंक्ति ने उसे हिला दिया, परफेक्शनिज्म इज जस्ट फियर इन डिस्गाइज। अमन ने सोचा, क्या मैं असल में डर रहा हूं? लॉन्च करने से, दुनिया को दिखाने से? अगले दिन से उसने एक नियम बनाया, डन इज बेटर देन परफेक्ट। उसने अपने ब्लॉग का पहला लेख पब्लिश किया, भले ही उसमें कुछ शब्द इम्परफेक्ट थे। प्रेजेंटेशन भेज दी बिना 5 बार रीडिजाइन किए, और पहली बार उसे अपनी प्रोडक्टिविटी में नई ऊर्जा महसूस हुई। धीरे धीरे लोग उसकी वर्क स्पीड और क्लैरिटी की तारीफ करने लगे। अब वो काम में क्वालिटी तो देता था, पर ऑब्सेशन नहीं। अमन ने सीखा, प्रोग्रेस परफेक्ट नहीं होती, ग्रोथ मिस्टेक से बनती है, ओवरथिंकिंग से नहीं। चैप्टर 7, डोंट टेक ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स। अमन अब एक कॉन्फिडेंट और इवॉल्विंग प्रोफेशनल बन चुका था। उसने पिछले महीनों में कई अहम बदलाव किए थे, लेकिन एक आदत अब भी बची थी जो उसकी प्रोग्रेस को धीमा कर रही थी, हर प्रोजेक्ट को हाँ कहना। उसे लगता था कि हर नया काम एक अपॉर्चुनिटी है। ऑफिस में नया क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, यस आई हैंडल। एक दोस्त का स्टार्टअप,
श्योर, मैं स्ट्रैटेजी बना दूंगा। वीकेंड पॉडकास्ट आइडिया डन। आई इन। फ्रीलांस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट, यस, सेंड मी द ब्रीफ। हर चीज उसे एक्साइटिंग लगती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वो हर चीज अधूरी छोड़ रहा था। टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही थी, लेकिन टिक होता कुछ भी नहीं। एक दिन जब उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर 7 ओपन फोल्डर्स थे, सभी प्रोजेक्ट्स के अलग अलग ड्राफ्ट्स, तब उसके मन में भारीपन सा छा गया। वो उठा और दीवार से टिक कर बैठ गया। उसने खुद से पूछा, इतना सब लेकर चलने की क्या जरूरत है जब मैं कोई भी जर्नी पूरी नहीं कर पा रहा। उस रात उसने द नॉट टू डू लिस्ट का अगला पन्ना खोला और वहां लिखा था, डोंट स्प्रेड योरसेल्फ थिन, डेप्थ नॉट ब्रेथ क्रिएट्स इंपैक्ट। अमन को जैसे उत्तर मिल गया। अगले दिन उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। अपने 7 में से 4 साइड प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर दिए, 2 फ्रीलांस क्लाइंट्स को पोलाइटली मना कर दिया और सिर्फ 2 की प्रायोरिटीज पर फोकस किया, ऑफिस का प्रोडक्ट लॉन्च और पर्सनल ब्लॉग सीरीज। पहले कुछ दिन उसे गिल्ट महसूस हुआ, जैसे वो कुछ खो रहा है, लेकिन एक हफ्ते बाद वो पूरे फोकस के साथ काम कर पा रहा था। अब उसका कैलेंडर हल्का था, लेकिन उसका दिमाग क्लियर था। 2 महीने के भीतर उसका प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हुआ। क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन देखकर कहा, अमन, योर क्लैरिटी शोज, दिस इज एक्सीलेंट। और ब्लॉग पर भी उसका पहला कंप्लीट सीरीज लॉन्च हुआ, जिसमें फीडबैक आया, फाइनली समवन हु राइट्स विद डेप्थ। अमन को समझ में आ गया था, हर दरवाजा खोलने से अच्छा है एक दरवाजे को पार करना सीखो। चैप्टर 8, डोंट लेट इमोशंस डिक्टेट डिसीजंस। वो सोमवार की सुबह थी। ऑफिस में माहौल टेंस था। अमन को पता चला कि क्लाइंट ने उसकी फाइनल रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी है। रीजन, नॉट अप टू द मार्क। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बनाई गई रिपोर्ट थी और ये फीडबैक उसके ईगो को चोट पहुंचा गया। मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने अपने लैपटॉप पर बैठकर वो मेल दोबारा पढ़ा, उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। उसने एक लंबा तना हुआ जवाब टाइप किया, मे बी यू शुड हैव ब्रीफ्ड बेटर इन द फर्स्ट प्लेस, आई डिड माई बेस्ट विद इन योर अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस। और फिर सेंड। 2 मिनट बाद ही उसके मैनेजर का कॉल आया, अमन, व्हाट्स दिस मेल, वी नीड टू टॉक। उसका गुस्सा अब डर में बदल गया। मीटिंग रूम में उसकी फटकार हुई, प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठे, क्लाइंट से अपॉलॉजी भेजनी पड़ी। उस दिन अमन के आत्मविश्वास को गहरी चोट लगी। रात को घर आकर वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी मेज पर दी नॉट टू डू लिस्ट रखी थी, वही किताब जो अब तक उसे कई बार रास्ता दिखा चुकी थी। उसने एक लाइन पढ़ी, डिसीजंस मेड इन इमोशन आर ऑफन डिसीजंस वी रिग्रेट। वो ठहर गया। उसे समझ आ गया कि उसने उस पल में रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं। उसका डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से आया था। उसने तुरंत एक नई आदत शुरू की, इमोशन डिसीजन गैप। मतलब, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, दुख, डर, उत्साह, वो तुरंत कोई भी फैसला नहीं लेगा। पहले खुद को 10 मिनट देगा, डीप ब्रेथ लेगा और फिर सोचकर एक्शन लेगा। अगले ही हफ्ते एक और क्लाइंट ने काम को लेकर शार्प फीडबैक दी। इस बार भी अमन को बुरा लगा, लेकिन उसने लैपटॉप बंद किया, 15 मिनट की वॉक की और फिर काम होकर जवाब लिखा, थैंक यू फॉर दी ऑनेस्ट फीडबैक, लेट्स अलाइन एंड इंप्रूव दी आउटपुट टुगेदर। क्लाइंट ने उसी दिन रिप्लाई किया, अप्रिशिएट योर मैच्योरिटी अमन। उस दिन अमन को एहसास हुआ, भावनाएं आती हैं, जाएंगी भी, लेकिन अगर आप उन्हें डिसीजंस का ड्राइवर बना लेंगे तो स्टीयरिंग कभी आपके हाथ में नहीं रहेगा। चैप्टर 9, डोंट फॉलो द हर्ड। कुछ महीने पहले तक अमन का मन बहुत क्लियर था। उसे पता था कि उसे क्या करना है, एक डे टू डे स्ट्रक्चर्ड लाइफ, एक ब्लॉग चैनल को ग्रो करना और इवेंचुअली कुछ मीनिंगफुल कंटेंट पर फुल टाइम काम करना। लेकिन फिर ट्रेंड्स आने लगे। लिंक्डइन पर हर कोई डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा था, इंस्टाग्राम पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की भरमार थी, ट्विटर पर लोगों की साइड हसल्स और पैसिव इनकम की कहानियां चल रही थी। अमन को लगने लगा कि वो पीछे छूट रहा है। उसने कोडिंग कोर्स खरीद लिया, एक वेबिनार में इन्वेस्ट किया और एसईओ फ्रीलांसिंग के लिए 3 लोगों से कनेक्ट कर लिया। पर एक समस्या थी, ये सब उसके दिल के काम नहीं थे, सिर्फ ट्रेंड ड्रिवन डिसीजंस थे। अब उसकी रूटीन फिर से अनस्ट्रक्चर्ड हो गई।
उसकी ब्लॉग कंसिस्टेंसी खत्म हो गई और दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब कौन सा पाथ सही है। एक रात थककर उसने अपनी स्टडी टेबल पर बैठे बैठे अपनी पुरानी डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, I want to build meaningful content that helps people think clearly and live better। उसके पास जवाब पहले से था, पर वो जवाब भीड़ के शोर में दब गया था। उसने तुरंत अपनी किताब द नॉट टू डू लिस्ट उठाई और पढ़ा, Following the herd is safe but never meaningful। अमन रुक गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी बस इसलिए कोडिंग सीख रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं? क्या मेरी जर्नी सिर्फ कंपैरिजन ड्रिवन है? अगले दिन उसने सारे नॉन एसेंशियल प्लान्स ड्रॉप कर दिए। कोडिंग कोर्स कैंसिल, साइड हसल पॉज और सिर्फ ब्लॉग प्लस लर्निंग में वापसी। उसने कुछ हफ्तों तक सिर्फ वही किया जो उसके कोर गोल के अलाइन था, लिखना, पढ़ना और डीप कंटेंट बनाना। धीरे धीरे उसकी वॉइस फिर से वापस आने लगी। लोग उसके ब्लॉग पर कमेंट्स करने लगे, योर राइटिंग हैज ऑनेस्टी, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अमन को समझ आ गया था, भीड़ के साथ चलकर टेम्पररी सेफ्टी मिलती है, लेकिन खुद की राह पर चलकर ही लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलता है। चैप्टर 10, डोंट इग्नोर द पावर ऑफ डूइंग नथिंग। अब अमन की जिंदगी काफी हद तक सुधर चुकी थी। वो ओवरथिंकिंग से बाहर निकल चुका था, कंपैरिजन से मुक्त हो चुका था और अपने काम में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक आदत अब भी बची थी, हर समय खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखना। सुबह उठते ही रीडिंग, ऑफिस के बीच ब्रेक्स में कंटेंट आइडियाज, रात को पॉडकास्ट स्क्रिप्ट और संडे को फ्यूचर प्लानिंग। ऐसा लगता था जैसे वो हर सेकंड का हिसाब देना चाहता है। एक दिन उसकी दोस्त ईशा ने कहा, अमन तुम कभी चिल नहीं करते। उसने जवाब दिया, अब समय नहीं है, जितना कर सकते हैं करना चाहिए। पर उस रात वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, मेंटल फटीग इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग राइट। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा और खुद से पूछा, मैं इतना कुछ कर क्यों रहा हूं जब कभी कभी कुछ भी न करने की क्रेविंग भी होती है। उसने किताब द नॉट टू डू लिस्ट खोली और एक पंक्ति सामने आई, डूइंग नथिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज अ वे टू रीसेट द माइंड। वो पंक्ति उसके अंदर उतर गई। अगले दिन उसने एक प्रयोग किया, 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना काम, बिना किताब, बस बालकनी में बैठकर आसमान देखना, बर्ड्स सुनना और खुद से जुड़ना। शुरुआत में मन बेचैन हुआ, जैसे कुछ मिस कर रहा हो, लेकिन 10 मिनट बाद एक गहरा सुकून आने लगा। धीरे धीरे उसने ये इंटेंशनल नथिंगनेस को अपनी रूटीन में जोड़ लिया। हर हफ्ते एक दिन टेक्नोलॉजी फ्री 2 घंटे, हर दिन रात को 20 मिनट सिर्फ बैठकर सोचना। उसे समझ आया कि ये डूइंग नथिंग असल में माइंड का डिटॉक्स है। वो पॉजेज ही है जो वर्ड्स को मीनिंग देते हैं। अब अमन ज्यादा ग्राउंडेड है, ज्यादा अवेयर है और सबसे जरूरी ज्यादा शांत है। इन अ वर्ल्ड दैट ग्लोरिफाइज हसल, चूजिंग स्टिलनेस इज अ रेडिकल एक्ट। रोल्फ डोबेली। हर समय भागना जरूरी नहीं है, कभी कभी रुकना, ठहरना और खुद से जुड़ना, यही असली क्लैरिटी देता है। तो ये थी अमन की कहानी, जो शायद आपकी ही तरह हर किसी को खुश रखना चाहता था, सब कुछ एक साथ करना चाहता था और हर पल प्रोडक्टिव दिखना चाहता था। लेकिन द नॉट टू डू लिस्ट ने उसे सिखाया कि कभी कभी कुछ न करना सब कुछ करने से ज्यादा जरूरी होता है। ना कहना कमजोरी नहीं, समझदारी है, और हर पल एक्टिव रहना क्लैरिटी का नहीं, कंफ्यूजन का कारण बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपने कौन सी आदत छोड़ने का फैसला लिया, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कोर ऑफ बुक्स को। मैं हूं रोहन और मैं लाता हूं आपके लिए किताबों की असली ताकत कहानियों के जरिए। डिस्क्रिप्शन में आपको द नॉट टू डू लिस्ट बाय रोल्फ डोबेली की लिंक भी मिल जाएगी। जरूर पढ़िए और खुद को क्लटर से आजाद कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और किताब, एक और जिंदगी बदलने वाली लर्निंग के साथ। तब तक के लिए सोचिए नहीं, सुधरिए, सीखिए और बढ़ते रहिए।